नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में संगठन सृजन से क्या सियासत सधेगी। हरियाणा कांग्रेस आज संगठन सृजन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक 19 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, संगठन की समीक्षा करेंगे और चुनावी रणनीति को धार देने का दावा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बैठकों और समीक्षाओं से चुनावी जमीन मजबूत होती है या पहले कांग्रेस को अपने ही घर की गुटबाजी खत्म करनी होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या बड़े नेता सचमुच एक मंच पर हैं या फिर तस्वीर सिर्फ मंच तक ही सीमित है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर महेश भी हैं हमारे साथ एसोसिएट एडिटर, और वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन की श्रृंखला में बृहस्पतिवार को दूसरे चरण का आगाज कर दिया। दूसरा चरण कभी प्रदेश के सबसे बड़े जिले रहे फरीदाबाद से हुआ। यहां दिन भर कांग्रेस के बड़े नेताओं, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में विधानसभा के पदाधिकारियों और चुनाव लड़े नेताओं के साथ संगठन पर चर्चा हुई। संगठन विस्तार को लेकर सुझाव भी लिए गए। दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहा। रात्रि विश्राम के बाद सुबह जिला फरीदाबाद कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की बैठक के बाद बड़े नेता पलवल जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आके अपने परिवार के बीच में सभी साथियों के भावना को समझ रहा हूँ, सुझाव को सुन रहा हूँ और हम सब मिल के आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को सशक्त करेंगे। गौरतलब है कि अपनी नियुक्ति के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने 5 दिन चंडीगढ़ में प्रवास कर प्रदेश की कांग्रेस को अच्छी तरह खंगाला था। इसके बाद उन्होंने पंचकूला से करनाल तक 5 जिलों का दौरा कर पार्टी की नब्ज टटोली। सवाल ये भी कि क्या पार्टी को इससे फायदा हुआ, गुटबाजी कम हुई? सबसे पहले दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सांसद विधायकों से, जिला अध्यक्षों से और जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अब जिलों के अंदर एक कार्यक्रम रखा है। 5 जिले हम कवर कर चुके हैं। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रमों से कांग्रेस पार्टी को, हमारी संगठन को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी और SIR के मामले में भी हम साथियों को अलर्ट कर रहे हैं, चुस्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि संगठन सृजन के दूसरे चरण में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष 31 जुलाई को पलवल का दौरा कर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे। रात को वो गुरुग्राम में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेंगे। अब सबसे बड़ी बात लगता है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की ट्यूनिंग अच्छी दिख रही है। सवाल ये कि क्या अब प्रदेश कांग्रेस हुड्डा सीनियर की छाया से बाहर निकल रही है? टोटल न्यूज हरियाणा ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर महेश। सबसे पहले आपसे डॉक्टर महेश, संगठन सृजन अभियान के दूसरे चरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि भाई पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, हर कोई एक साथ है, तो फिर इसके दूसरे चरण की शुरुआत क्यों पड़ी? देखिए शिवम, दूसरे चरण की जरूरत भी पड़ेगी, उसके बाद कई और चरणों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि संगठन जो है बहुत लंबे अरसे तक बिना संगठन के कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक दल के तौर पर काम किया है। कई चुनाव भी लड़ी, लोकसभा के चुनाव भी लड़े, विधानसभा के चुनाव भी लड़े, निकाय चुनाव भी लड़े, बिना संगठन के लड़े। संगठन एक तरीके से शून्य हो चुका है और संगठन के बिना पार्टी की मजबूती का डॉक्टर महेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसको ठीक कराते हैं, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। देवेंद्र कथुरिया जी, जिस तरह से अभी तक कांग्रेस में सब कुछ चल रहा है, चूंकि कांग्रेस सवाल पूछने पे तो ये कहती है भाई देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में चल रहा है वो साफ तौर पर पता चल रहा है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। अन्यथा ये संगठन सृजन का दूसरा चरण चलाने का क्या मतलब हुआ? क्या इसके कुछ मायने हैं या वाकई में तैयारी की जा रही है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं? तैयारी तो सभी पार्टियां करती हैं।
देखिए शिवम, पहले तो मैं ये कहूँगा, कांग्रेस देखिए पहले के मुकाबले एक संजय दत्त के रूप में जैसे लोगों से बात होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, उनका कद बहुत अच्छा है, बोलते अच्छे हैं। जैसे इस स्टोरी में भी हमने देखा जिस तरीके से वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि इनसे उम्मीद कर सकते हैं पार्टी को एक दिशा देंगे ये। महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई से हैं, तो इनका जो तरीका है, जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे चरण की, देखिए प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत काम को हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में बैठक ली, अपनी नियुक्ति के बाद बड़े नेताओं को बुलाया, उसके बाद चंडीगढ़ जो प्रदेश की राजधानी 5 दिन का प्रवास रहा, उस प्रवास में इन्होंने महसूस किया कि जीटी रोड बेल्ट जो बहुत मजबूत बेल्ट कभी कांग्रेस की रही है, लेकिन अब बीजेपी की झोली में है ज्यादातर सीटें। जीटी रोड बेल्ट का ये इलाका जो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच है, एक देश की राजधानी दूसरी प्रदेश की, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, एक तरफ दिल्ली दूसरी तरफ चंडीगढ़। तो जीटी रोड बेल्ट जो कभी कांग्रेस का, चूंकि व्यापारियों की का बेल्ट है, नॉन जाट क्षेत्र है ये कांग्रेस का, जैसे भूपेंद्र हुड्डा 2 बार बने तो अच्छी खासी संख्या में सीटें भी मिली, समर्थन भी मिला था। लेकिन जीटी रोड बेल्ट 2014 से 19 और 24 के जो चुनाव थे, लोकसभा या विधानसभा, जो कांग्रेस का एक वोट बैंक था, गैर जाट या पंजाबी वर्ग या व्यापारी वर्ग या अग्रवाल, वो सब लोग बीजेपी की तरफ चले गए, बीजेपी ने उनको खींच लिया। तो ये कमजोर बेल्ट जो बन गई कांग्रेस की, एक तो उस वोट बैंक को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए जीटी रोड का बेल्ट। अब ये उस साइड का दौरा किया, देखिए हिस्सों में बांटा जाता है काम को, एक साथ 90 विधानसभा नहीं जा सकते, उसके लिए प्लानिंग होती है। एक पॉकेट को मजबूत करो, लोगों को एक्टिवेट करो, दूसरी पॉकेट में जाके सक्रिय हो जाओ, ये मेरे को लगता है एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो आज जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, शुरुआत फरीदाबाद से है, कल पलवल जाएंगे, रात्रि ट्रैप गुरुग्राम में है, अगले दिन गुरुग्राम रहेगा, फिर नूह और रेवाड़ी, 5 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर पार्टी के जो बड़े नेता है, दोनों की ट्यूनिंग भी अच्छी लग रही है मेरे को, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी। आप देखिए इन कार्यक्रमों में पहले भूपेंद्र हुड्डा के बिना कांग्रेस के कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब इन कार्यक्रमों में भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका कम नजर आ रही है। तो शायद एक वजह यह भी है कि भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस को चलाते रहे हरियाणा में, शायद उनकी छाया से कांग्रेस को बाहर निकालने की कोशिश है। और बहुत सारे चूंकि जो गुट बने हुए हैं, वो वजह भी ये है, गुट जो अलग अलग नेता के हैं, उनके समर्थक है, वो कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को सारी पावर आपने दी हुई है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में टिकटों की पावर उनको थी, सबसे बड़े नेता थे, तो इससे थोड़ा सा पार्टी में गुटबाजी खींचतान थी। शायद भूपेंद्र हुड्डा की छाया से कांग्रेस बाहर निकले, कांग्रेस का नेतृत्व और जगह भी नजर आए, शायद ये कोशिश सफल होती नजर आ रही है। और प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, मेरे को लगता है ट्यूनिंग अच्छी चल रही है और सही चल रहे हैं, पार्टी के हित में। ठीक है, मेरे को लगता है ये पार्टी को मजबूत कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे काम होते हैं, सारे काम एक साथ नहीं होते। ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, संगठन सृजन अभियान जो है, अब ये कहा जा रहा है भाई दूसरा चरण इसके चलाने की समय आ चुका है, और बाकी जो बचे हुए जिले थे या बाकी जो प्लान था उसे एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। एक तो जब भी कांग्रेस से यह सवाल पूछा गया कि भाई आपके संगठन में क्या गुटबाजी है, उन्होंने इसे कंप्लीटली यानी पूर्णतः इसे नकार दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करती है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी की खबर और गुटबाजी की जो तस्वीरें आई वो किसी से छिपी नहीं है। अब क्या ये दूसरा चरण इसीलिए चलाया जा रहा है कि जो बचा खुचा है उसे खत्म किया जाए, या वाकई में कांग्रेस अभी भी कागजी लड़ाई में फंसी पड़ी हुई है, जमीनी स्तर पर उतरने के लिए अब सभी नेताओं को ओपनली वर्क करना होगा, साथ में काम करना होगा? क्या वो दिखाई दे रहा है आपको? और एक तो ये संगठन सृजन अभियान से इसे क्या समझ पा रहे हैं, और आप किस तरह से इसे समझ रहे हैं, इसे चलाने के पीछे क्या क्या मोटिव दिखाई देता है आपको? संगठन की मजबूती के लिए समय समय पर पार्टियां अपना अभियान चलाती रहती हैं। तो ये कांग्रेस का भी इस तरह का अभियान है। देखिए, पहली बार परिवर्तन कांग्रेस में क्या दिखाई दे रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी एक साथ जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी भावनाएं समझ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना चलते नहीं थे, दोनों एक ही साथ ही रहते थे। लेकिन अब पहली बार ये दिखाई दे रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सक्रियता भी दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अपने ढंग की अलग से व्यवस्था है। कांग्रेस का कभी संगठन इस तरह से रहा नहीं, संगठन की व्यवस्था रही नहीं है। तो अब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस भी अब कार्यकर्ताओं से उनकी भावनाएं समझ रही है और संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन की आवश्यकता है।
तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हैं। अब अगर देखिए 3 बार अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हतोत्साहित हो गए। उनको लगने लगा है कि क्या पता हम सत्ता में आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठे हैं, उन्हें गतिशील और सक्रिय बनाने के लिए अब जिस तरह फील्ड में उतरे हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, तो उससे एक उत्साह का संचार तो हुआ ही है। और जहां तक गुटबाजी की बात रही, गुटबाजी तो रहने वाली है, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। गुटबाजी सभी दलों में होती है, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई होती है, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सभी जो नेता हैं वो जी जान लगा देते हैं। तो इसके अलावा अब देखिए अहीर बेल्ट में अब कांग्रेस के नेताओं का ये दौरा निश्चित ही पार्टी की मजबूती के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर अहीरवाल बेल्ट की 23 सीटें देखें तो 23 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, 7 कांग्रेस जीती है और 16 सीटें भी जो भारतीय जनता पार्टी जीती है वो लगातार अहीरवाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। जीटी रोड बेल्ट और अहीरवाल यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का मुख्य आधार रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है। तो कांग्रेस को अभी मेवात में सेंध भी लगी है। एक कांग्रेस के विधायक ने जो क्रॉस वोटिंग की है इससे काफी आघात लगा है। तो मेवात में तो तीनों सीटें कांग्रेस की थी। तो इसलिए अब अहीरवार और मेवात में कांग्रेस अपना खोया हुआ आधार प्राप्त करने के लिए जिस तरह का ये अभियान चलाया गया है उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि पार्टी में उनकी सुनवाई हो रही है। पहले तो ऐसा होता नहीं था। तो अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के संगठन में कुछ जान आ रही है। अगर इसी तरह गतिशीलता बनी रहेगी। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, जिस तरह से प्रभारी से लेकर अध्यक्ष तक यानी संजय दत्त से लेकर के राव नरेंद्र सिंह तक लगातार अब ये संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं, सवाल ये कि क्या बैठक से या संवाद यानी बातचीत से मसला हल हो जाएगा, चुनावी मशीनरी तैयार हो जाएगी जैसा कि कांग्रेस चाह रही है, या वाकई में जिस तरीके से भाजपा का जो ये पूरा बूथ स्तरीय संरचना है, डेटा मैनेजमेंट है, जिस तरीके से भाजपा करती है, या जमीनी नेटवर्क है भाजपा का, क्या अगर उस तरह से अगर कांग्रेस का भी है तो फिर बार बार लोगों को जगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सबको जगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? संगठन सृजन अभियान 1, अभियान 2, अभियान 3, अभियान 4, ये क्या दिखाता है? क्या वाकई में कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में अलग वे में जा रही है सारी की सारी? क्योंकि चाहे हम सुरजेवाला की बात कर लें, चाहे हुड्डा साहब की बात कर लें, चाहे हम शैलजा की बात कर लें, सबकी अपनी अपनी अलग धारा है। क्या उन सबको एक धारा में लाने की कोशिश की जा रही है और हर बार कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? डॉक्टर महेश। चुनाव की बात की जाए तो जीती बाजी हारी है कांग्रेस, और यही वजह की यहाँ हतोत्साहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग नजर आ रहे हैं, बूथ पर लड़ाई लड़ने वाले पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स निरुत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, निराशा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प इसलिए भी नहीं है दशकों का वक्त बीत गया, कांग्रेस पार्टी के पास संगठन ही नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष बनाया लेकिन कभी जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए, कभी मंडल अध्यक्ष नहीं बना पाए, कभी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए। अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी संगठन हैं उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। तो जड़ माना जाता है किसी भी राजनीतिक दल की जो मूल विचारधारा है वो संगठन के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन दशकों तक संगठन ही कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। तो ऐसे में विचारधारा का होना लाजमी है। यहाँ कांग्रेस पार्टी से जो नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है, उसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश में थी, लेकिन पूरा फायदा उठा नहीं पाई क्योंकि अंदर के हालात काफी ज्यादा नाजुक कांग्रेस पार्टी के लिए बने हुए थे। और आप सवाल कर रहे थे कि चरण 2, चरण 3 और आगे अलग अलग सिक्वेंशियल ये संगठन में सृजनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत क्या है, जब जमीन पर कुछ है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। सिर्फ एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होना चाहती थी। उसे बहुत हद तक ब्रेकडाउन कर दिया गया था। मनोहर लाल खट्टर के चेहरे को लेकर जो नाराजगी पैदा हुई थी उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। ओबीसी चेहरा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव से ठीक पहले नारायण सैनी के चेहरे को सामने कर दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी। और ये एकमात्र फैक्टर नहीं था। सबसे बड़ा फैक्टर क्या था कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे, बेहद सस्ता हाल में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना बाकी नेताओं को मंजूर नहीं था। और यही वजह से जीती बाजी को पलट दिया गया। उसमें कौन कौन जिम्मेदार है ये तो कांग्रेस पार्टी का संगठन का नेतृत्व तय करे, राहुल गांधी तय करे, लेकिन भूमिका कई लोगों की सवालों के घेरे में है कि जीती बाजी आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई। तो यही वजह है कि संगठन नाम की कोई चीज ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तो ऐसे में
जमीन खोदनी पड़ेगी, नए सिरे से बीज बोना पड़ेगा। और यही वजह की जब तक उसकी सिंचाई ठीक से नहीं होगी, उस पौधे की रखवाली नहीं होगी, बीज की रखवाली नहीं होगी, तब तक आप फसल नहीं काट पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते नजर आ रहे हैं, वो बीज बोने की कोशिश है। अब कितने बीज उग पाएंगे और कितने बीजों की रक्षा जो है, अंकुरित कितनी होंगे और फसल के तौर पर कितने पौधे बड़े होंगे, ये देखने वाली बात। ठीक है डॉक्टर महेश, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र कथुरिया जी, सवाल ये कि अगर संगठन सृजन अभियान इतना इंपैक्टफुल है, कांग्रेस का इतना प्रभावशाली है, तो फिर बात तो पहले वाले पर भी करना होगा। क्योंकि अगर संगठन सृजन का अभियान पहला चरण जो चला, उसमें सवाल यह भी उठेगा ना भाई कि कितने नेता आपके एक्टिव हो गए, कितनी गुटबाजी खत्म हो गई, कितने आपके निष्क्रिय कार्यकर्ता थे वो ऑन ट्रैक आ गए, कितने नए बूथ स्तर बने या नए बूथ बनाए गए, नए बूथ स्तर के कार्यकर्ता आपके एक्टिव हो गए। इसकी भी तो एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, इसका भी तो एक आकलन करना होगा। क्योंकि अगर आप दूसरा चला रहे हैं तो इसका मतलब पहला वाला ठीक ठाक गया, या फिर अगर तो दूसरा आप चला रहे हैं तो उसका एक मतलब यह भी होता है कि पहले वाले में कुछ नहीं निकला। तो क्या समझा जाए, क्या वाकई में इंपैक्टफुल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, या वाकई में पहले वाले में कुछ नहीं आया तो ठीक है, सेकंड ट्राई मार के देख लेते हैं। देखिए शिवम, मैं जैसा पहले कह रहा था, एक साथ सारे काम, देखिए बिखराव था कांग्रेस में, उत्साह नहीं था, एक दूसरे की टांग खिंचाई थी, काम करने का मन नहीं था। लोग ये कह रहे थे कि जब तक जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो कोई काम क्यों करेगा, उनको ये है कि मैं क्यों करूं। जब जिम्मेदारी मिलेगी, जिलाध्यक्ष की मिली है या और पदों पे मिलेगी, तो उनकी जवाबदेही भी होती है। देखिए एक साथ सारे काम मेरे को लगता नहीं। अगर आपको अच्छी लहलहाती फसल चाहिए तो उसके लिए बीज बिजाई करनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, सिंचाई, खाद, उसकी केयर करनी पड़ती है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किसी भी काम में विकास या प्रगति होती है। क्योंकि अभी देखिए चंडीगढ़ वाला जो इनका कार्यक्रम था, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 1 महीना हुआ होगा। उसके बाद 5 जिलों का दौरा किया, उसके बाद फिर इनका जैसे होमवर्क भी होता है, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं होमवर्क, तैयारी, मीटिंग करना, आगे हम क्या प्लानिंग करें, प्लानिंग को पहले डिस्कस किया जाता है, फिर उसकी रूपरेखा बनती है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होता है। देखिए पहले से मैं समझता हूं कांग्रेस मजबूत नहीं हुई, लेकिन मजबूती की तरफ बढ़ रही है, उसको सही दिशा में ले जाने की कोशिश है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है इस आदमी में, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। संजय दत्त जो हैं, अब उनको देखिए महाराष्ट्र से हरियाणा में भेजा गया है, उनको भेजा गया है कि एक लक्ष्य तो है ही, लेकिन उम्मीद के साथ भी। और जिस तरीके से उनका स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है, आदमी का दिल जीत लेते हैं, जिस तरीके से वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेरे को लगता है धीरे धीरे चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन समय लगेगा। चरणबद्ध तरीके से काम। तो देवेंद्र, सवाल ये खड़ा हो जाता है ना कि अगर दिल जीतने से काम हो जाता है तो फिर सीट जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो अंततः सीट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सीट जीतना पड़ेगा, दिल जीतने से तो कुछ नहीं होगा। सबसे पुराने जिले पलवल फरीदाबाद का जिला था, नू रेवाड़ी, ये वो है जो राजस्थान से सटा है या दक्षिण हरियाणा से सटा है। धीरे धीरे एक पॉकेट को मजबूत करने की, उनको उत्साहित करने की, प्रेरित करने की, ऊर्जा उनमें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा समय तो लगेगा उसमें, और मेरे को लगता है जस्टिफाई यही होगा कि समय दिया जाए, काम होगा तो नजर भी आएगा। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर कांग्रेस इतनी सजग दिखाई दे रही है, सवाल यह है कि कांग्रेस इतना इस पर क्यों जोर दे रही है। सवाल यह भी एक खड़ा हो जाता है, सवाल यह कि क्या पार्टी को इस बात का डाउट है क्या कि सारा खेल एसआईआर से ही होगा, सारा खेल मतदाता सूची में ही हो रहा है और इसी पर नजर बनाए रखनी है हमको। इसको लेकर क्या कांग्रेस के अंदर वो डाउट है, या कांग्रेस एक नया एजेंडा, एक नया मिथ गढ़ने की कोशिश कर रही है हरियाणा में, या वाकई में इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी तो खत्म ही कर रही है, एक एसआईआर को लेकर भी एक एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर कि भाई सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं या फिर जो बूथ स्तर के नेता हैं या जो नीचे जमीन पर काम कर रहे हैं उनको एक्टिव किया जाए। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए या एक एजेंडा के रूप में देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, कांग्रेस एक नई धारणा बना रही है। अब देखिए, अब जो नई मतदाता सूची बनेगी उसमें तो पात्र लोग ही होंगे, जो पात्र नहीं है उनके नाम कट जाएंगे, और जिनके गलती से कट रहे हैं तो उनके लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है। मतदाता सूची में उनको नाम शामिल करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है। तो इसलिए कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है, वो अभी गंभीरता से ले रही है। जिस तरह से 34 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिस तरह की उनके नाम नहीं मेल हो पा रहे,
तो चिंता तो दोनों दलों में है। तो चिंता का होना स्वाभाविक है कि क्योंकि इससे जो राजनीतिक गणित है, जो समीकरण है हर विधानसभा क्षेत्र का, वो बिगड़ जाएगा। और इस तरह से इन दलों में एक कार्यकर्ताओं में गतिशीलता बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। अब ये कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा कि वो कितने गतिशील रहते हैं, तो या सिरा बीएलओ पर छोड़ देते हैं या मतदाताओं के विवेक पर छोड़ देते हैं। तो हाँ, हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार जरूर हो रहा है, लेकिन इसका धरातल पर कितना असर दिखाई देगा, धरातल पर कितनी सक्रियता दिखाई देगी, ये आने वाला समय बताएगा कि कितने नाम मतदाता सूची में जुड़ पाते हैं। तो इसलिए अगर 16-17% नाम कट जाते हैं मतदाता सूची से, तो हर विधानसभा का गणित जो है गड़बड़ाता है। अब 25,000 से 35,000 अगर हर विधानसभा सीट से नाम कट जाएंगे तो हार जीत का अंतर ही इतना होता है, कईयों में तो इससे भी कम होता है, बहुत कम अंतर होता है। इसलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रही है, उत्साहित कर रही है कि वो इस अभियान पर अपनी नजर रखें और मतदाताओं के बीच जाकर अपनी सक्रियता दिखाएं। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, जिस तरीके से हम लोग प्रभारी से लेकर अध्यक्ष का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाई उनको महाराष्ट्र से भेजा गया कि जाइए आप जो है ये जो हरियाणा में ये जो पूरा चीछा लेदर हुआ पड़ा हुआ है नेताओं के बीच में, उसको ठीक करिए, यानी कि संजय दत्त से लेकर राव नरेंद्र सिंह लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा भी रहे हैं। क्या ये अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से निभानी चाहिए उस तरीके से निभा पा रहे हैं, या फिर गुटबाजी इतनी भयंकर हो चुकी है कि अभी जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा कि भाई संजय दत्त दिल जीत लेते हैं। अब सवाल यह है कि दिल जीतने से कुछ नहीं होगा, जब तक सीट नहीं जीतेंगे तब तक आप कितने इंपैक्टफुल हैं, कितने प्रभावशाली नेता हैं, तब तक नहीं माना जाएगा। सवाल यह कि क्या संजय दत्त जिस तरीके से एफर्ट्स लगाने की बात कर रहे हैं वो एफर्ट्स जमीन पर दिखाई दे रहा है, या वाकई में संजय दत्त को दिल्ली से भेज दिया जाता है कि जाना पड़ेगा आपको, एक बार और चले जाइए, देखिए अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। क्या ये वाली पहल की जा रही है क्या? देखिए शिवम, मैं आपको बीके हरिप्रसाद से इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ना चाहूंगा। बीके हरिप्रसाद जब ये लगने लगा था कि हरियाणा का प्रभार उनसे जाने ही वाला है, उस पर से एक खास चिट्ठी उनकी तरफ से जारी कर दी गई थी, जिसकी भाषा को लेकर आपत्ति तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से दर्ज करवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत आपको लेनी पड़ेगी, चाहे विधायक हो, चाहे कोई बड़ा छोटा नेता हो। किसी भी तरह के धरने की अगर बात है, विरोध प्रदर्शन की बात है, किसी भी तरह के यात्रा की अगर बात है, तो इसकी परमिशन पहले से लेनी पड़ेगी। ठीक है, हरिप्रसाद की तरफ से ये चिट्ठी उस वक्त जारी की गई थी और काफी साफ आपत्ति इस चिट्ठी की भाषा पर उस वक्त दर्ज करवाई गई थी। देखिए, एटीट्यूड की बात होती है, एक संदर्भ यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है कि एक आप कार्यकर्ताओं को एक तरीके से सिर्फ कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करने लगे, और एक आप कहें कि कार्यकर्ताओं से मिलकर मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो एक यहाँ सोच का जो परिदृश्य है वो समझने को मिलता है कि किस तरीके से एक आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ कार्यकर्ता का सम्मान दे रहे थे, एक आप उसे ये कह रहे हैं उसके घर पर पहुंचकर, उसके जिले पर पहुंचकर, उसके इलाके में पहुंचकर कि आप लोगों से मिलना मेरा सौभाग्य है, और आप हाथ जोड़कर जो है मीडिया को एड्रेस करते हैं। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि आप जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, आप कार्यकर्ता के मन तक पहुंचना चाहते हैं, आप उनकी बात को सुनना चाहते हैं, किसी भी तरह का बड़प्पन, किसी भी तरह का अभिमान आपके अंदर नहीं है। तो यहाँ संदर्भ सिर्फ इसी ठीक है डॉक्टर महेश, दिन बीतने से जो संदर्भ था वो उसी संदर्भ में आप सोचिए समझिए कि वो जमीन पर बैठकर कार्यकर्ता के मन की बात को सुनने की। ठीक है डॉक्टर महेश, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी, देखिए समय का थोड़ा अभाव है। डॉक्टर महेश बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। लेकिन संगठन सृजन अभियान के दूसरे चरण से कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहा है कि भाई क्या बैठक से या फिर समीक्षा से चुनावी जमीन मजबूत हो जाती है क्या, या फिर पहले कांग्रेस को अपने ही घर की गुटबाजी खत्म करनी होगी। और सवाल यह भी कि क्या बड़े नेता सचमुच एक मंच पर हैं या फिर तस्वीर मंच तक ही सीमित है, क्या बूथ स्तर तक संगठन खड़ा हो पाया या भाजपा से मुकाबले के लिए अभी कांग्रेस को और तैयारी करनी बाकी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं ना शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है, वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।